Assalamualaikum, hoping you are all doing really good. I guess the voice is now clearer. Am I right? Assalamualaikum everyone. Sorry for the inconvenience. There were some issue with, I guess, the internet connection or the application The voice weren't clear there. Okay, so Assalamualaikum everyone. This is dietitian Amreen here, and today I would like to thank first of all Physio Club people जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं. It is a discussion basically because we all are in a learning phase. तो learning phase में क्या होता है कि हम किसी से कुछ सीखते हैं और कोई हमें कुछ सिखा जाता है. This is what we call learning, and we are all learner. So today what we are gonna learn is what is sarcopenia and how we are going to treat sarcopenia in our daily routine, or you can say that how we can treat in our practical life. Okay, so what sarcopenia is? Sarcopenia is a Greek word named as sarc means flesh means your muscle mass, and penia is lack of, loss of, या poverty of. Okay, so loss of muscle mass is basically known as sarcopenia. अब सार्कोपीनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है और मसल की फंक्शनिंग जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है. अब इसका जो प्राइमरी कॉज है वो आपकी एजिंग हो सकती है. ओके, जैसे जैसे आप एज में बढ़ते रहते हैं, आपकी एज बढ़ती रहती है, आपका मसल लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. इसके अलावा अगर आप देखें इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे जो आपको एक आइडिया देगा कि इट इज सार्कोपीनिया इज के आपकी सैगिंग स्किन होगी, आपकी स्किन जो है वो लटकना स्टार्ट हो जाएगी, स्टूप पोस्चर हो जाएगा. मतलब ये कि आपकी जो पोस्चर है वो आपका बिल्कुल कर्वी हो जाएगा, कर्व आ जाएंगे आप में. और थर्डली इसके प्रोग्रेसिव जो है आपकी लॉस ऑफ फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी. मतलब आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस हो जाएगी कि आप प्रॉपरली जो है वो कोई भी काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकोगी. ओके, सो एज रिलेटेड मसल लॉस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है उस तरह आपका मसल लॉस जो है वो स्टार्ट होता रहता है. और नॉट ओनली आपकी बॉडी जो है वो आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो श्रिंक होते हैं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ भी उनकी कम हो जाती है. Okay, so this is the definition, or you can say the apressi of a sarcopenia, what sarcopenia is. ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन लोग जो है वो सार्कोपीनिया के रिस्क पर होते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग एवरेज मैन और वुमेन की बात करें तो आफ्टर एज 40 जो है उनका आफ्टर एज 30 उनका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है अबाउट 15%. ओके, पर ईयर 15% पर ईयर 30 से अबव लोगों का मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात करें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जो लोग होते हैं वो अपने जो है 75 की एज तक जाके अपना 30% तक मसल लॉस कर चुके होते हैं. ओके, और उनका अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ऐसे होता है कि आप बिल्कुल भी बॉडी से वर्कआउट नहीं करते. ठीक है, अपनी बॉडी को यूटिलाइज ही नहीं करते डिफरेंट कामों के लिए, फंक्शनल कामों के लिए. तो उससे क्या होता है कि आपका जो मसल लॉस होता है वो ज्यादा स्टार्ट हो जाता है और 75% तक उसके जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाती है. नाउ इफ टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ सार्कोपीनिया, ठीक है, तो सार्कोपीनिया के कॉजेज में हमारे पास
पास लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आ जाते हैं, आपकी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं तो वो आपको सार्कोपेनिक कंडीशन की तरफ मूव कर रहा होता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपकी जो वर्कआउट डिटेल्स हैं वो बहुत ज्यादा रूटीनली बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो इस वजह से भी आपको सार्कोपीनिया के चांसेस हो जाते हैं। थर्डली हमारे पास न्यूट्रिशनल आ जाती है, डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। अगर आप प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, प्रॉपरली अपने फूड ग्रुप्स जो हैं उनको नहीं ले रहे, अगर आपके फूड ग्रुप्स में आप किसी भी एक स्पेसिफिक फूड ग्रुप को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, स्पेसिफिकली प्रोटीन्स, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट आवर मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन पोर्शन, तो अगर आप प्रोटीन्स को मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो ऑब्वियसली दिस कैन ऑल्सो लीड यू टू अ सार्कोपेनिक कंडीशन। और हमारे पास फोर्थ पे आ जाता है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये आर्थराइटिस जो है ये बेसिकली आपको क्योंकि मसल लॉस हो रहा होता है, आपकी बोन्स भी कमजोर हो रही होती हैं, somehow you can also say कि sarcopenia is more similar to osteoporosis, क्योंकि आपके जिस तरह से मसल लॉस हो रहा होता है उसी तरह आपकी बोन्स में भी इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग इसकी कैटेगरीज की बात करें सार्कोपीनिया की, तो सार्कोपीनिया की कैटेगरीज में हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक तो हमारे पास आ जाती है एज रिलेटेड, ठीक है, एज रिलेटेड सार्कोपीनिया में क्या होता है कि आपकी प्राइमरी सार्कोपीनिया होता है वो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज के साथ साथ वो बढ़ रहा होता है, एज के साथ साथ आपका मसल लॉस हो रहा होता है। लेकिन सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सेकेंडरी सार्कोपीनिया होता है उसके सेवरल कॉजेज होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाता है, हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास हमारी डिफरेंट डिजीजेज आ जाती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, हमारे CKD CHF, ठीक है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर्स, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस और इस तरह की डिफरेंट इलनेसेस आ जाती हैं, डायबिटीज वगैरह। So these things can also lead you to a सार्कोपीनिया कंडीशन में। अगर हम लोग इसकी सब कैटेगरीज की बात करें तो इसकी सब कैटेगरीज में हमारे पास एक्यूट और क्रोनिक सार्कोपीनिया आता है। ओके, नाउ एक्यूट सार्कोपीनिया, एज वी ऑल नो द टर्म्स हम लोग जो यूज करते हैं तो उसमें एक्यूट का वर्ड जहां पर यूज होता है तो एक्यूट वर्ड इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड एंड क्रोनिक वर्ड इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। ओके, सो अगर हम लोग शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें तो 6 मंथ से कम जो आपका मसल लॉस की कंडीशन होती है वो रिवर्सेबल भी होती है, और इसके अलावा जो है वो 6 मंथ के अंदर रिजॉल्व भी हो जाती है। 6 मंथ तक अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, प्रॉपर अपना प्लान बनाए और अच्छे डायग्नोस के साथ आप लेकर चले इंटरवेंशंस, तो आप नो डाउट सार्कोपीनिया को रिवर्स कर सकते हैं। ओके, सो एक्यूट सार्कोपीनिया होता है और क्रोनिक सार्कोपीनिया होता है। क्रोनिक सार्कोपीनिया में आपके पास डिफरेंट डिजीजेस भी होते हैं जिनको लेकर आपने साथ चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है वो सार्कोपेनिक कंडीशन में है, साथ उसको डायबिटीज भी है, तो आपको साथ डायबिटीज भी मैनेज करनी है और उसकी सार्कोपीनिया की कंडीशन भी मैनेज करनी है। So this is what your sarcopenia is, उसकी कैटेगरीज बेसिकली। अब हम लोग आ जाते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू डायग्नोस के आपको सार्कोपीनिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ठीक है। अब आपने एज अ फिजिशियन जो है वो उसकी असेसमेंट किस तरह करनी है, आपने अपना डायग्नोस किस तरीके से बनाना है, क्योंकि सार्कोपीनिया को डायग्नोस करने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आपको पता लग जाएगा कि आपने उसको किस तरीके से डायग्नोस करता है। दो चीजें हम लोगों ने सार्कोपीनिया में देखी थी, एक स्ट्रेंथ और एक मसल मास, ठीक है। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, अगर पेशेंट की स्ट्रेंथ कम हो गई है और मसल लॉस हो रहा है, तो दिस टू कैन लीड टू सार्कोपीनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर आप क्वालिटी और क्वांटिटी देखें मसल्स की, तो यू कैन इजीली डायग्नोस के आप सार्कोपेनिक पेशेंट है, ठीक है। अब इसके डायग्नोस में हमारे पास जो है फर्स्ट जो है हमारे पास स्क्रीनिंग आ जाती है, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या करेंगे, क्लिनिकल हमारे पास जो है वो सस्पेशन होता है कि आप उसको सिर्फ देखते हैं, ठीक है, आप सिर्फ पेशेंट को देखेंगे, उसके मसल्स चेक करेंगे कि उसकी हिस्ट्री लेंगे ऑब्वियसली, और उसके प्रीवियस मसल्स जो थे उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू कैन इजीली डायग्नोस के ये सार्कोपीनिया पॉजिटिव है या नहीं। ओके, अगर नहीं अगर उसका जो है
सार्कोपीनिया स्केल जो है वो ठीक आता है, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, एज रिलेटेड मसल लॉस हो रहा है, इट्स ओके। ओके, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से मसल लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो आप उसकी असेसमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब असेसमेंट में आप लोग क्या यूज करेंगे, असेसमेंट के लिए आप लोग यूज करते हैं आपकी मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ में क्या होगा, आप उसका ग्रिप टेस्ट करेंगे, ग्रिप टेस्ट या गेट टेस्ट होगा, ठीक है। लोअर लिम्ब स्टेज जो है, स्ट्रेंथ जो है वो चेक करेंगे। लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता होगा कि आपने लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ किस तरीके से चेक करनी है और ग्रिप स्ट्रेंथ किस तरीके से चेक करनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ओके, मैं आपको नॉर्मल उसकी रेंजेस भी बताऊंगी और ये भी डिस्कस करेंगे कि आप उसको किस तरीके से लेंगे। अगर आपकी जो असेसमेंट लेवल है वो भी पॉजिटिव आ जाता है, आपकी सस्पिशन जो है वो थोड़ी थोड़ी, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होते हैं और आप समझते हैं कि ठीक है, दिस इज व्हाट सार्कोपेनिक कंडीशन इज, तो आप फिर फर्दर कंफर्मेशन स्टेज पर जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने स्क्रीनिंग स्टेज देखी, स्क्रीनिंग स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने क्लिनिकल सस्पिशन थी हमें कि हो सकता है इस पेशेंट को सार्कोपेनिया हो, हमने उसका हम लोगों ने उसकी फिजिकल असेसमेंट की, ठीक है, उसका पोस्चर चेक किया, उसका मसल लॉस की रेशियो की हिस्ट्री लेकर, उसके बाद जब हमें शक हुआ, डाउट हुआ कि हो सकता है ये सार्कोपेनिया का पेशेंट हो, हमने उसकी असेसमेंट के लिए क्या किया, उसकी मसल स्ट्रेंथ चेक की। मसल स्ट्रेंथ किस तरह चेक की, एक तो ग्रिप स्ट्रेंथ, ठीक है, कि वो किस तरीके किस नॉर्मल पावर से किसी चीज को ग्रिप कर सकता है, या उसकी लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ, गेट, हमारी जो चलने फिरने की चाल होती है, ठीक है, उससे पता लगता है कि आप कितनी जो है आपकी स्ट्रेंथ है, उसकी वैल्यूज भी मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जब ऑब्वियसली उसकी ग्रिप भी कम है, ग्रिप लेवल्स भी लो है और लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ भी लो है, तो हमारे पास आ जाएगी कंफर्मेशन की स्टेज। हम लोगों ने अब कंफर्म करना है कि आइदर इट इज रियली अ सार्कोपेनिक पेशेंट और नॉट। ओके, तो उसमें हमारे पास मसल क्वालिटी और क्वांटिटी आ जाती है कि मसल्स कितने हैं और किस क्वालिटी के हैं, ठीक है। आइदर दे आर बहुत ज्यादा जो है वीकर है या नहीं। अब ये आप किस तरीके से चेक करेंगे, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्कैन्स होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट में हमारे पास डेक्सा आ जाता है, DEXA, ठीक है। ये बेसिकली बोन डेंसिटी टेस्ट है, इसको डुअल एनर्जी एक्सरे एनालिसिस भी कहते हैं। डेक्सा टेस्ट करवाते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि आपके मसल्स कितने ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा BIA टेस्ट आ जाता है जिसे बॉडी इम्पिडेंस एनालिसिस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। BIA टेस्ट करवाते हैं, या फिर हम लोग CT स्कैन करवाते हैं, या फिर हम MRI स्कैन करवाते हैं। ये चार वो टेस्ट हैं जो कंफर्म कर देते हैं दैट अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सार्कोपेनिया। अब उसकी सिवियरिटी की तरफ आ जाती है, हमें कंफर्म हो गया है, रिपोर्ट्स जो है हमारी क्लियर कर रही हैं दैट द पर्सन इज सार्कोपेनिक, तो हम लोग उसकी सिवियरिटी देखते हैं कि फिजिकल परफॉर्मेंस उनकी कितनी अच्छी है, ठीक है। पेशेंट की फिजिकल परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर बेस्ड करता है कि उसकी सिवियरिटी जो है हम असेस कर सकें, आइदर द कंडीशन इज एक्चुअली रियली सिवियर और इनिशियल फेजेस पर है। हम लोग को फिर उस टाइम पे पता लगता है कि आइदर इट इज एन एक्यूट सार्कोपेनिया और अ क्रोनिक सार्कोपेनिया। अगर हम लोग ग्रिप स्ट्रेंथ की बात करें एक मेल की, ठीक है, तो लेस देन 26 किलोग्राम जो है वो ग्रिप स्ट्रेंथ होती है। इतना वेट जो है एक मेल जो है वो कैरी कर सकता है बहुत इजीली। और 18 किलोग्राम, लेस देन 18 किलोग्राम एक वुमेन की ग्रिप स्ट्रेंथ होती है, वो इतने वेट को जो है वो ग्रिप कर सकती है। अगर हम लोग यूजुअल गेट स्पीड देखें कि हम लोग यूजुअली कितनी स्पीड से चल सकते हैं, तो जो मिनिमम लेवल्स होते हैं, जो मिनिमम नॉर्मल गेट स्पीड है वो लेस देन 0.8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अगर आप 0.8 लेस देन 0.8 मीटर पर सेकंड जो है आपका पेशेंट चल सकता है, तो इट मींस कि वो एक नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कर लेता है तो इट मींस कि वो सार्कोपेनिया। तो यहाँ से आप अपनी सिवियरिटी वाला जो पोर्शन है उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ लॉस कितना हो रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी का लॉस कितना हो रहा है।
अगर हम लोग डेक्सा और बीआईए की रेंजेस की बात करें, ठीक है, डेक्सा इज डुअल एनर्जी एक्सरे एनालिसिस और बीआईए इज बायोइलेक्ट्रिक बॉडी इम्पिडेंस एनालिसिस टेस्ट। तो अगर हम लोग इन दोनों टेस्ट की बात करें तो इसमें जो मेल्स है, डेक्सा DEXA जो है, उसके मेल्स की रेंजेस की बात करें तो उसकी नॉर्मल रेंजेस है लेस देन 7.0 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ओके। और अगर फीमेल की बात करें तो लेस देन 5.4। बीआईए टेस्ट की बात करें तो बीआईए टेस्ट में आपकी जो नॉर्मल रेंज है वो लेस देन 7.0 जो है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, मेल्स के लिए, और 5.7 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है फीमेल्स के लिए। सो दीज आर द रेंजेस ऑफ योर टेस्ट। तो अभी तक हम लोगों ने जो टेस्ट देखे हैं वो हम लोगों ने कितने टेस्ट देखे थे? 4 टेस्ट देखे थे। डेक्सा था, बीआईए था, सीटी स्कैन था और एमआरआई था, जो कि हम लोग यूज करते हैं इन एन असेसमेंट ऑफ और डायग्नोस फॉर सार्कोपीनिया पेशेंट। अब हम आ जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट अप्रोच की तरफ, कि फिजियोथेरेपिस्ट की जो अप्रोच है बेसिकली वो क्या होनी चाहिए इन अ सार्कोपीनिया पेशेंट। उन्होंने किस तरीके से एक सार्कोपीनिया पेशेंट को जो है वो ट्रीट करना है। तो सबसे पहले आपने न्यूरोमस्कुलर रिलायमेंट करनी है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर रिलायमेंट में क्या होगा कि आपके जो चेंजेस होंगे मोटर यूनिट पे, आपने उनको जो है ठीक करना है। क्योंकि सबसे पहले आपके जो मूवमेंट में जो आपकी जो मसल मूवमेंट होती है उसके लिए जो आपके न्यूरोमस्कुलर मोटर यूनिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मोटर यूनिट्स आपके काम ही नहीं कर रहे होंगे तो आप फिजिकली उसकी एक्टिविटी को किस तरीके से असेस कर सकोगे, ठीक है। और इसके अलावा आपकी फाइबर्स की इंटरवेंशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट स्टेप to do as a physiotherapist in a sarcopenic condition patient, okay। सेकेंड थिंग इज कि आपने उसके ग्रोथ फैक्टर की रिडक्शन में कम करनी है। कौन सा वाला हमारा जो है ग्रोथ फैक्टर रिडक्शन लेवल्स पर जो है आपने काम करना है, ठीक है। आपके जितने भी एक तो हमारा जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर काम करना है कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, फीमेल्स और मेल्स का जो है वो डिफरेंस ये होता है कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल जो है वो कम होते हैं। अगर उनमें फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हाई हो जाते हैं तो उनको पीसीओएस के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के चांसेस जो है वो उनके बढ़ जाते हैं। उनको तो आपने उसका उसका ख्याल रखना है, आइदर यू हैव अ मेल पेशेंट और अ फीमेल पेशेंट, ठीक है। एक चीज का ख्याल रखना है। दूसरा ये कि आपने ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर काम करना है, उनको रिड्यूस करना है। जितने ग्रोथ फैक्टर्स रिड्यूस होंगे उतने ही सार्कोपीनिया के चांसेस जो है वो आपके कम होंगे। इसके अलावा आपके चेंज करने आपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। अब वो आप किस तरीके से चेंज करेंगे? यू माइट हैव सम ड्रग्स एंड मेडिकेशंस टू क्योर सार्कोपीनिया एंड सप्लीमेंटेशन, ये सब चीजें जो है वो चलती हैं। I'm not going to talk about the drugs exactly, but I'm going to tell you about the supplementation, what you have to do to a sarcopenia patient, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर आपने काम करना है। आपने हमारी बॉडी में जो है ना लीन प्रोटीन पार्ट होता है और उसके ऊपर जो है हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी अक्सर बॉडी में जो है ना वो फैट डिपॉजिट हुआ होता है, ठीक है। तो अक्सर हमें लगता है कि वो हमारा मसल मैस है, लेकिन वो मसल मैस नहीं होता, वो फैट होता है। उसको रिड्यूस करना है और आपने अपना जो प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस है वो करवानी है। तो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू अ सप्लीमेंटल अप्रोच टू अ सार्कोपेनिक पेशेंट, ओके। तो सबसे पहली चीज जो आपने सप्लीमेंटेशन में देखनी है उसकी इज के हाई क्वालिटी प्रोटीन्स। एज वी ऑल नो दैट मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्रोटीन्स ऐसे ही नहीं बनते, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाते, प्रोटीन जाके हमें सूट नहीं करती। प्रोटीन जब हम अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, खाते हैं एज अ फूड सोर्स, आइदर इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोटीन और अ नॉन बायोलॉजिकल प्रोटीन। बायोलॉजिकल प्रोटीन वो होती है जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलती है, और नॉन बायोलॉजिकल प्रोटीन वो होती है जो हमें नॉन बायोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है, मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, ओके। तो अब जब हम लोग प्रोटीन अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो प्रोटीन्स का बेसिक जो यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होते हैं। अबाउट 20 अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो वो जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है
अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी में जाके अमीनो एसिड में। ना अमीनो एसिड की प्रॉपर कोडिंग होती है, उस कोड्स के अकॉर्डिंग जो है दोबारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मतलब एक प्रोटीन हम लोगों ने रॉ सोर्सेज में अपनी बॉडी में एंटर की, कंज्यूम करवाई, लेकिन उसके बाद हमारी बॉडी ने दोबारा प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। वो कैसे करते हैं कि हमारी अमीनो एसिड की कोडिंग होती है, और जब उस अमीनो एसिड की कोडिंग में डिफेक्ट आता है तब जाके हमारी जो डिफरेंट इश्यूज जो है, आइदर दीज आर जेनेटिक इश्यूज और एनी अदर इश्यूज, वो कॉज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो अमीनो एसिड के पास होते हैं कोड्स, ठीक है। जब आपकी बॉडी आप जो फॉरेन प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, वो अमीनो एसिड में टूट जाती है, फिर वो अमीनो एसिड रीअरेंज होते हैं और दोबारा से बॉडी में एक नया प्रोटीन का मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द कोडिंग दे रिसीव, उसके अकॉर्डिंग जो है वो दोबारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर आपकी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। डीएनए प्रोटीन भी हो सकती है, वो आपकी मसल प्रोटीन भी हो सकती है, वो आपकी ऑर्गन प्रोटीन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे आपकी बॉडी को जरूरत होती है, आपकी बॉडी उसी तरीके से आप सिग्नल्स भेज के अमीनो एसिड को कोडिंग भेजती है, और अमीनो एसिड उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग रीअरेंज हो जाते हैं और उसके बाद एक नया प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं जो कि आपकी बॉडी में यूज होता है। ओके, सो दिस इज द साइंस बिहाइंड अ प्रोटीन। ओके, तो अब हम लोगों ने प्रोटीन की बात की। तो जो प्रोटीन हमारे मसल मास में यूज होती है वो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोटीन यूज होती है, नॉन बायोलॉजिकल प्रोटीन भी यूज होती है। अक्सर आप लोगों ने अपनी फैमिलीज में ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि हम लोग 2-3 जो है प्लांट सोर्सेज, जिस तरह दालें और लेग्यूम्स वगैरह जो है वो मिक्स करके बना रहे होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमारे पास जितने भी प्रोटीन सोर्सेज हैं उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, तो हमें डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो है वो कलेक्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद वो हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं। The only food that contains all the essential amino acid is your egg. Your egg has all the essential amino acid present in it. तो हमारा जो एक यूं कह लें कि अमीनो एसिड पैकेज या एक प्रोटीन पैकेज कह लें, वो हमारे एग्स होते हैं। तो आप लोग अपनी डाइट में अपने पेशेंट की डाइट में जो है वो अगर प्रोटीन सोर्सेज ऐड करवाएंगे तो उन प्रोटीन सोर्सेज में हमारे पास जो है वो हमारे पास हमारे बायोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास एग्स आ जाएंगे, मीट आ जाएगा, फिश आ जाएगा, चिकन आ जाएगा, बीफ, मटन और बहुत ज्यादा पल्सेस और legumes आ जाएंगी। Now if talking about legumes and pulses, there is a difference between legumes and pulses, ठीक है। पल्सेस जो होती है वो हमारी दालें होती हैं, लेग्यूम्स जो होती हैं वो हमारे बीन्स वगैरह होते हैं। बीन्स जो है वो ना सिर्फ प्रोटीन्स कंटेन करते हैं जबकि कार्बोहाइड्रेट की भी एक सर्विंग जो है वो कंटेन करते हैं एज कम्पेयर टू द पल्सेस, क्योंकि हमारी जो पल्सेस होती हैं वो सिर्फ प्रोटीन बेस्ड होती हैं। लेग्यूम्स जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों उनमें ऐड होता है। सेकेंडली यू हैव टू आपको जो जिस चीज की जरूरत है वो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है। तो आपने सप्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी है, हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड या इनरिच्ड प्रोडक्ट्स आई होती हैं। फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि जिनमें एक्सटर्नल सोर्सेज ऐड किए होते हैं। इनरिच्ड वो होती है जिनकी एफिकेसी बढ़ा दी गई होती है, ठीक है। तो दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, आइदर दे आर फोर्टिफाइड और इनरिच। दो तरह की न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज जो है वो आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं, जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो होना जरूरी होते हैं। जितने भी आप प्रोटीन पाउडर्स अगर यूज करवा रहे हैं या कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन यूज करवा रहे हैं पिल्स या कैप्सूल्स की फॉर्म में, तो यू हैव टू श्योर कि आपके जो सप्लीमेंटेशन है उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों, फिश ऑयल डिराइव्ड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हों, ठीक है, पूफा तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो इंक्लूड हो। सो दिस इज फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स जो है वो एज सच ही रिक्वायर्ड होते हैं। मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स क्यों रिक्वायर होते हैं, क्योंकि वो एज अ को फैक्टर हमारी बॉडी में जो है वो काम कर रहे होते हैं और उनके काम करने के साथ साथ जो है वो प्रॉपर जिसे कहते हैं आपकी बॉडी की फंक्शनिंग करवा रहे होते हैं। आपके जितने भी बॉडीली चेंजेस आ रहे होते हैं उसमें आपके जो मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे होते हैं। सेकंड मोस्ट स्पेशल अटेंशन जो है वो जाती है सार्कोपीनिया में विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन पर, क्योंकि सार्कोपीनिया में क्या होता है कि आपका विटामिन डी लॉस हो रहा होता है, तो उसमें आपकी विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जहां पर बात विटामिन डी की आती है वहां पर कैल्शियम जो है वो
एज अ कोफैक्टर एक रोल प्ले कर रहा होता है, बिकॉज जो एक्टिव विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन है उसके लिए कैल्शियम और कैल्शियम की परफॉर्मेंस के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों एज अ कलीग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो विटामिन डी इज आर विटामिन एंड कैल्शियम इज आर मिनरल। तो हम लोग इन दोनों को जो है वो साथ लेकर चलते हैं। बट व्हाट यू हैव टू केयर, आपने किस चीज के बारे में ज्यादा ध्यान रखना है सप्लीमेंटेशन में, कि देयर आर टू टाइप ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अगर हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो वो ऐसे टॉक्सिक नहीं होते। वो टॉक्सिक इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो बॉडी में ज्यादा देर तक स्टे नहीं करते। बट इफ टॉकिंग अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन, तो क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्टे करते हैं तो उनके रिजर्व से अगर एक्सट्रीम अमाउंट में हमारे पास विटामिन सेव हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। मिनरल्स के भी कुछ मिनरल्स के स्टोर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो कैल्शियम के स्टोर्स हैं वो हमारे बोन्स में होते हैं, हमारे मसल्स में होते हैं, हमारी किडनीज में होते हैं, ठीक है। तो अगर कैल्शियम के स्टोर्स जो हैं वो एक्सीड कर जाएं तो हमारी बॉडी में जो है वो काफी ज्यादा इश्यूज और टॉक्सिसिटी जो है वो हो जाती है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी सप्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके की है, आप लोग किस तरीके से अपनी सप्लीमेंटेशन जो है वो कर रहे हैं अपनी बॉडी में। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने नेचुरल डाइटरी सोर्सेस क्या होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसको वो अक्सर जो है पेशेंट जो है वो नेचुरल डाइटरी सोर्सेज भी मांगते हैं। तो नेचुरल डाइटरी सोर्सेज में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन सोर्सेज। मैंने आप लोग को बता दिया प्रोटीन सोर्सेज हमारे पास प्लांट बेस्ड हैं, वो दालें और हमारी बीन्स वगैरह आ जाती हैं। नॉन बायोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास हमारी जो है वो मीट आ जाता है हमारा। इसके अलावा हमारे पास फिश आ जाती है, हमारे फिश ऑयल आ जाते हैं। फैट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मसल एक्टिविटी की बात करें तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ऑल यू हैव टू केयर अबाउट इज कि आप कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रॉपर अमाउंट में लेंगे। रोटी चावल, यू कैंट स्किप योर रोटी चावल जस्ट बिकॉज दीज आर फ्यूल टू योर बॉडी, ओके। तो आप किसी भी चीज को फ्यूल के बगैर चला नहीं सकते, और अगर आपकी बॉडी में फ्यूल नहीं है सो यू कैंट इवन प्रोसीड योर डेली फंक्शनिंग। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग बाकी मल्टीविटामिन और मिनरल्स की बात करें तो बाकी मल्टीविटामिन और मिनरल्स में जो है हमारे पास जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और इसके अलावा सेलेनियम जो है, ये मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग सार्कोपेनिक कंडीशन में विटामिन की बात करें तो सारे विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट द मोस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट इज कि आपके पास विटामिन सी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि वो आपकी वुंड हीलिंग में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बोन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन होती है, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन होती है, बट ऑल यू हैव टू आपको जिस चीज के बारे में ज्यादा फोकस रखना है वो ये कि आपका इंटरेक्शन ना हो, ठीक है। आप अगर ड्रग्स दे रहे हैं तो आपकी ड्रग्स के साथ जो है आपकी फूड का इंटरेक्शन ना हो, या आपकी सप्लीमेंटेशन का आपकी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन ना हो। सो I guess this is for today's webinar. Sorry for the inconvenience once again due to the internet connection or the other issues. I guess the audio there was so bad. So thanks once again to Physio Club team जिसने इनवाइट किया। अब मेरे ख्याल से हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर देते हैं। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली, मैं आपको उसका आंसर करती रहूंगी साथ साथ। आप लोग के जितने क्वेश्चंस है आइदर रिलेटेड टू योर फील्ड और माइन फील्ड, यू कैन फ्रीली आस्क, मैं उस सबका जवाब दूंगी। और एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू आस्क अबाउट द टॉपिक, I'll share a video about sarcopenia, तो आप लोग उससे भी थोड़ा बहुत कंसल्ट कर सकते हो। I have a question. Yes. My question is कि आपने डायग्नोसिस बताई ना कि इसकी
जो डायग्नोसिस है उसके अंदर ये हमारे पास आता है कि सीवियर मसल वेस्टिंग हो जाती है और मसल मास ड्रॉप हो जाता है. तो हाउ वुड वी डिफरेंशिएट between muscle dystrophy and sarcopenia, because both of them are related with the muscle mass drop. सॉरी, uh, uh, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि how would we differentiate between Duchenne एट्रोफी muscle एंड dystrophy सार्कोपीनिया. एंड सार्कोपीनिया, क्योंकि दोनों में जो है मसल मास ड्रॉप होता है और मसल वेस्टिंग होती है ज्यादातर स्केलेटल मसल्स की. ओके, सार्कोपीनिया में बेसिकली आपका जो है स्केलेटल मसल जो है वो लॉस हो रहा होता है, और एट्रोफिक में जो है आपका जो है वो लीन मसल भी लॉस हो रहा होता है. दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता. अगर मैं कहूँ कि दोनों एक ही टर्म्स है तो ये भी गलत नहीं होगा. दोनों को आप एक तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि दोनों में आपका मसल लॉस हो रहा होता है. बट सार्कोपीनिया इज मेजरली रिलेटेड टू योर स्केलेटल मसल लॉस. स्केलेटल मसल लॉस में क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी बोन्स को जो है वो छोड़ देते हैं. आपकी बोन्स के साथ जो उनका कनेक्टिविटी का लेवल होता है वो कम हो जाता है. ओके, सही. डॉक्टर हाइपोगोनैडिज्म पेशेंट में मसल लॉस होता है, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? हाइपोगोनैडिज्म में अगर आपका मसल लॉस हो रहा है तो उसको ऑब्वियसली आप प्रॉपर, उसकी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, मेडिकेशन होती है. वो उस मेडिकेशन के साथ साथ आपका जो है वो आपकी फिजियोथेरेपिकल अप्रोच होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हाउ यू आर मैनेजिंग दीज बोथ कंडीशंस. ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि इन दोनों कंडीशंस में आपको एक तो पेशेंट की एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि किस एज में आपका पेशेंट जो है वो इस कंडीशन से सफर कर रहा है. दूसरी चीज ये कि उसको उसके अलावा तो कोई और इश्यूज नहीं है, तो आपका जो एक प्रॉपर डायग्नोस होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट्स कंडीशन. आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए. अगर आपने उसको मैनेज करना है तो ऑब्वियसली आप उसको मैनेज इसी तरीके से करोगे कि अगर आपके पेशेंट में जो है वो स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव पेशेंट अगर आपका, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने उसको जो है ना देखें, एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जो आप लोगों का काम सिर्फ पेशेंट को तसल्ली देना होता है. ठीक है, आप जब पेशेंट को सेटिस्फाई कर देते हो ना, आपका पेशेंट आधा वैसे ही ठीक हो जाता है. ठीक है, तो आपका सेटिस्फाई करना उस पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी. अगर आप प्रैक्टिकली इस तरीके से अप्रोच करते हो तो आपका पेशेंट जो है वो ज्यादा इम्पल्सिव भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स इतने ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं कि वो कहते हैं कि बस कल ही जो है ना आपने ट्रीट कर देना है. Excuse me, Dr. Amreen. Yes. Meeting is about to end after 8 minutes. Sorry. Meeting is about to end after 8 minutes as we are at Zoom. Yeah, sure. Yeah, sure. 8 minutes में अगर इन लोग के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो ये लोग पूछ ले. Someone is asking does sarcopenia also affect reflexes? Yes, sarcopenia जो आपके रिफ्लेक्सेस पर बिल्कुल असर करता है, वो इस तरीके से असर करता है क्योंकि आपका वैसे भी लॉस ऑफ फंक्शनिंग हो रही होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, तो जिस तरह आपकी मसल फंक्शनिंग कम हो रही होती है, मसल लॉस भी कम हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली आपके रिफ्लेक्सेस पर डेफिनेटली वो जो है इम्पैक्ट करता है. आपके रिफ्लेक्सेस जो है वो नॉर्मल से कम हो जाते हैं. We have 7 minutes left. We have 7 minutes left. Is there any other question? Okay, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, so should we end the meeting?
Okay, so thank you so much for everyone to listening to me. मैं वीडियो जो है वो आप लोग को शेयर कर दूंगी, जो भी आपकी रीजनल आपके रीजनल हेड को जो है वो सेंड कर दूंगी. I hope this will be so informative for all of you. और thank you so much for inviting me. और you're welcome. Okay, so thanks for inviting me once again. Thanks for Physio Club and you're welcome. Okay, so I'm about to leave. Allah Hafiz.